आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं कैसा ये इश्क है भागती। माफ़ी चाहती हूँ मॉम कि ना तो डिग्रियाँ एक दिन या एक महीने में मिलती हैं और ना ही घरदारी का हुनर। इसीलिए मॉम मैं कोशिश करूँगी। कली ने सुकून भरे लहजे में बड़े भरोसे के साथ कहा और फिर उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जबकि टीवी देखते हुए अनजान बने कबीर का ध्यान उन सास बहू की बातों की तरफ था, मगर वो टीवी देखने में मगन नजर आ रहा था। तुम देख रहे हो ना अपनी बीवी को, क्या जवाब देकर गई है मुझे? आशा रायचंद ने कबीर की तरफ मुड़ते हुए गुस्से से उसे कहा। ओफो मॉम, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? जब कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे वहाँ एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगता है। वहाँ के तौर तरीके, रस्मों रिवाज, सब कुछ समझने में वक्त लगता है। कली को भी अभी कुछ वक्त लगेगा सब कुछ समझने में, इसीलिए आप परेशान मत हो। कबीर ने मॉम के कंधे पर बाजू फैलाकर उन्हें खुद के करीब करते हुए तसल्ली देने के अंदाज में जवाब दिया। शिखा भी तो, उन्होंने कहना चाहा। मॉम, शिखा भाभी हमारे अपने जानने वालों में से थी, इसीलिए वो हमारे घर के तौर तरीकों को अच्छी तरह जानती थी। जबकि कली को हम लोग बाहर से ब्याह कर लाए हैं, इसीलिए हमें कुछ वक्त तो कली को देना चाहिए उन सब बातों को समझने के लिए। उनकी बात पूरी होने से पहले ही कबीर ने उनकी बात काटते हुए जवाब दिया। तुम्हें तो सिर्फ अपनी बीवी की साइड लेना आती है। आशा रायचंद ने शक की नज़रों से उसे देखते हुए बस इतना ही कहा। बात साइड लेने की नहीं है मॉम, बात उसूल की है। खैर छोड़िए और ये बताइए कि शेखर भाई कहाँ पर गए हुए हैं? कबीर ने कहते हुए एकदम से टॉपिक बदल दिया। तुम्हारे पापा और शेखर दोनों जमीनों पर गए हुए हैं, कुछ हिसाब किताब देखना था इसीलिए, उन्होंने जवाब देते हुए कहा। उस दिन की तकरार के बाद आशा रायचंद ने कली से किसी भी टॉपिक पर कुछ भी कहना सुनना छोड़ दिया था। हाँ, मगर खामोशी से वो सब कुछ नोट करने लगी थी कि सारा दिन कली इस घर में क्या क्या करती रहती है, कबीर और उसके बीच रिश्ते किस किस के हैं। और ये सब कुछ नोट करने के बाद उनको बहुत कुछ एहसास हुआ जिससे उन्हें उलझन में डाल दिया। इसीलिए ही उन्होंने इस सिलसिले में कबीर से बात करने की ठानी। मॉम, आपने मुझे बुलाया? आवाज़ देकर अंदर आते हुए कबीर ने पूछा। हाँ, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे, बैठो। आशा रायचंद ने अपने करीब बैठने का इशारा करते हुए कहा। वो इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी और कबीर को अपने कमरे में बुलाकर बात करने का मकसद भी यही था कि वो इस बात को सबके सामने नहीं करना चाहती थी। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना कबीर? उसके निढाल होते चेहरे पर नजर डालने के बाद उन्होंने हल्की सी परेशानी से पूछा। बस सर में हल्का सा दर्द है, भाभी को चाय बनाने का कह कर आया हूँ। पेन किलर लेकर चाय पीऊंगा तो ठीक हो जाएगा। माथे को हल्के से मसलते हुए कबीर ने जवाब दिया और उसका जवाब सुनकर आशा रायचंद ने बहुत दुख और अफसोस से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। तुम्हारी अपनी बीवी कहाँ है? कली शायद अपने कमरे में होगी, जवाब देते हुए कबीर एक पल को ठिठका था। कुछ गलत होने के एहसास ने उसे चौकन्ना कर दिया था। वो बहुत कुछ होशियार नजरों से अपनी माँ को देख रहा था। कबीर, ऐसा कब तक चलेगा? कुछ देर तक कबीर पर नजरें जमाए रखने के बाद आशा रायचंद ने अफसोस से पूछा। क्या मतलब? क्या कब तक चलेगा, मैं समझा नहीं, कबीर ने चौंक कर पूछा। कबीर, अनजान बनने की कोशिश मत करो, मैं इस वक्त तुम्हारी बीवी की बात कर रही हूँ। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? क्यों एक दूसरे से खिंचे रहते हो तुम लोग? वेले दुल्हा दुल्हन वाली तो कोई बात मुझे तुम लोगों में नजर नहीं आती। तुम सारा दिन घर से गायब रहते हो और जब घर में होते भी हो तो अपनी बीवी से अनजान रहते हो। और तुम्हारी बीवी, वो भी तो सारा दिन कमरे में बंद टीवी देखती रहती है या फिर कोई किताब लेकर लॉन में बैठ जाती है। ना वो तुम में दिलचस्पी लेती है और ना ही इस घर और इस घर के मामलों में दिलचस्पी लेती है। आखिर बात क्या है? आशा रायचंद बोलना शुरू हुई तो बोलती चली गई। मॉम, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, कबीर ने समझाते हुए कहा। अगर वैसा कुछ नहीं है तो इस वक्त जब तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हारी बीवी को तुम्हारे पास होना चाहिए था, और जो चाय तुम्हारे लिए तुम्हारी भाभी बना रही हैं वो तुम्हारी बीवी को बनाना चाहिए थी। पिछले कई दिनों से वो जो कुछ भी देख और महसूस कर रही थी वो सब कुछ कहने का इरादा किए हुए थी। ओह, इसका मतलब है कि मेरा भाभी को चाय बनाने के लिए कहना आपको बुरा लगा? उनके बात का मतलब समझने की कोशिश करते हुए कबीर ने बहुत कड़वाहट से कहा। मेरी बात का गलत मतलब मत लो कबीर। अगले ही पल उन्होंने उसको घुड़का था, फिर बोली, बात को समझने की कोशिश करो। आज जो कुछ महसूस करके मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि कल को वही सब कुछ इस घर के बाकी लोग भी महसूस करें और फिर तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के बारे में उल्टी सीधी बातें करें। इसलिए अगर तुम दोनों के बीच कुछ गलत है भी तो बेहतर है कि तुम इसे ठीक कर लो।
अपनी बीवी को इस घर और इस घर की जिम्मेदारियों का एहसास दिलाओ। कुछ वक्त पहले मैंने तुमसे इस बारे में बात की तो तुमने मुझे ये कहकर खामोश करवा दिया था कि उसे एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगेगा, मगर अब तो 2 माह से ज़्यादा होने को आए हैं तुम्हारी शादी को। मगर वो इस घर की जिम्मेदारियाँ छोड़ो, खुद तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठाती, तुम्हारे खाने नाश्ते और चाय का ख्याल नहीं रखती। शादी से पहले तुम रोज़ाना रात को सोते हुए दूध पीते थे, तुम्हारी भाभी सब काम छोड़कर तुम्हें दूध देती आती थी, लेकिन शादी के बाद ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी बीवी की है। तुम्हारे खाने पीने से लेकर तुम्हारे आराम तक का ख्याल रखना अब उसके कर्तव्यों में शामिल है। मगर बहुत अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी बीवी उन सब चीज़ों से अनजान है। पूरी ईमानदारी से बताना कि शादी के बाद किस दिन तुम्हारी बीवी कमरे में तुम्हारे लिए दूध लेकर गई है। आशा रायचंद छोटी से छोटी बात भी उसे जताए बगैर ना रही। आपका कहना बिल्कुल सही है मॉम, मगर मैं इस मामले को अहमियत नहीं देता। जो काम घर के नौकर चाकर कर सकती हूँ उसके लिए बीवी को तकलीफ देना बेकार है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कली किचन में जिम्मेदारियों से दूर रहती हैं, तो इस मसले को इशू बनाने के बजाय कोई रसोईया रख लें, दैट्स ऑल। कबीर ने बहुत लापरवाह अंदाज में उन्हें राय दी। उनकी पूरी बातों के जवाब में कबीर ने जो कुछ भी कहा था वो सरासर कली के फेवर में कहा था। तुम जानते भी हो कबीर कि इस घर में मेरी 40 साल की जिंदगी में आज तक कोई रसोईया नहीं आया, मगर आज अपनी बीवी के फेवर में बात करते हुए तुम मुझे राय दे रहे हो कि मैं रसोईया रख लूं, सिर्फ इसलिए ना कि तुम्हारी बीवी को किचन से कोई दिलचस्पी नहीं है। आशा रायचंद ने अफसोस से कहा। और वो जो पिछली तरफ बने लॉन में कुर्सी डाले किताब पढ़ने में मगन थी, वो खिड़की से आती आशा रायचंद की आवाज़ों से अंदर होने वाली पूरी बातचीत सुन चुकी थी और ये सोच रही थी इस इंसान के और कितने रूप हैं। क्या चीज़ हो तुम कबीर रायचंद, मेरी इतनी नफरत और बेगानेपन के बावजूद तुम मुझे फेवर कर रहे हो। हाउ स्ट्रेंज, उसने सर झटकते हुए कहा। कली, चाय खत्म करके जल्दी से तैयार हो जाना, तुम्हें बाबा ने बुलवाया है। वो लॉन में अपना चाय का कप लिए बैठी थी जब कबीर ने आकर उससे कहा, क्या हुआ, बाबा की तबीयत तो ठीक है ना? घबराहट में कली ने जल्दी से पूछा था। यूँ इस तरह आखिर साहब ने पहले कभी उसे नहीं बुलवाया था, तभी उसका दिल एकदम से घबराया था। हाँ ठीक है, वो सब मामूली सा बीपी हाई हुआ था उनका। अभी कुछ देर पहले मुझे उनका फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें लेकर उनसे मिलवाने के लिए ले आऊँ। कबीर ने उसी तरह खड़े खड़े उसे पूरी बात बताई। उसके चेहरे पर फैली परेशानी को महसूस करते हुए ही उसने उसे दिलासा दिया। चलो फिर मैं तैयार ही हूँ। कली ने टेबल पर रखी चाय उस तरह छोड़कर दुपट्टा ठीक करते हुए कहा। ने एक गहरी नज़र उसके बिखरे से हुलिये पर डाली और फिर उसकी छोड़ी गई कुर्सी पर जाकर बैठ गया। इस हुलिये में तुम इस घर के मेड ज़्यादा और बहू कम लग रही हो। एक पल के लिए सोचो, तुम्हें इस हुलिये में देखकर वो कितना दुखी होंगे। वो सोचेंगे कि शायद इस घर में तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं होता, और ये कि तुम इस शादी और इस घर से खुश नहीं हो, और ये तमाम सोचे ही हैं उनकी वजह से उनका बीपी हाई रहता है। अपने भारी मजबूत लहजे में बहुत नरमी से उसने कहा, जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं तब तक तुम्हारी छोड़ी हुई चाय पीता हूँ। पर ना ऐसी किस्मत कहाँ कि तुम्हारे खूबसूरत हाथों से बनी चाय के मज़े ले सकूं। कबीर ने हल्की सी शरारत के साथ उसे छेड़ते हुए कप को उठाते हुए कहा। उसके कहे गए लफ्ज़ों में मज़े और तंज के साथ साथ हल्की सी शरारत भी थी, और उसकी बात पर नाराज़ थी वो मुँह बिचकाती अंदर की तरफ बढ़ गई। चले। कुछ देर बाद फ्रेश होकर आई तो उसने कहा। कबीर ने सर से पांव तक गौर से देखा। गहरे ब्राउन गर्म सूट पर उसी रंग की शॉल ओढ़े वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसके कुंदन की तरह दमकती रंगत इस सूट में और भी खिली खिली महसूस हो रही थी। ये प्यारी सी लड़की मेरी है, मेरी बीवी, मेरी जीवन संगिनी है, उसके साथ चलते हुए कबीर ने मदहोशी से सोचा। अखिल जी और बुई उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुए। अखिल जी कितनी ही देर कली को अपने सीने से लगाए खड़े रहे। उनकी इकलौती औलाद उनकी आंखों की ठंडक थी और उसे खुश और निश्चिंत देखकर उनके दिल में ठेरो सुकून उतर आया था। अगर बेटियों को यूँ विदा करना कर्तव्य ना होता तो वो हमेशा अपनी बेटी को अपने पास रखती। कली को खुश देखकर जहाँ उनके दिल में ठेरो तसल्लियाँ उतरती थी, वहीं कभी कभी अकेलापन उन्हें बहुत बुरी तरह बेचैन वो परेशान कर देता था। आज मैं तुम लोगों को खाना खाए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, बुई ने मोहब्बत से भरी नजरों से उन दोनों को देखते हुए कहा। क्यों नहीं बुई, मगर खाना आप खुद नहीं बनाएंगी, बल्कि मैं बाहर से लेकर आऊँगा। कबीर ने बेहद खुशी के साथ हामी भरते हुए कहा। अरे नहीं बेटा, तुम हमारे लिए पहले ही इतना कर चुके हो, मगर अब मैं तुम्हारी एक नहीं चलने दूंगी। तुम इस घर का बेटा होने के नाते अपने बहुत से फ़र्ज निभाते हो, तो क्या माँ बाप होने के नाते हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं है? इसीलिए आज मैं तुम दोनों के लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी, बुई ने डपटते के अंदाज में कहा। उनके बात पर कली ने बुरी तरह चौंकते हुए कबीर की तरफ देखा, मगर वो अखिल जी की तरफ देख रहा था। चलिए बुई, मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ, कली ने कहा और फिर उठकर उनके साथ किचन में चली आई। बहुत अच्छा बच्चा है कबीर,
अगर हमारी अपनी औलाद भी होती तो वो भी इतना सब कुछ ना करती। यकीन मानो, तुम्हें खुश देखकर ढेरों सुकून दिल में उतर जाता है। बुई ने फिर से सब्जी निकालकर पानी में डालते हुए कहा। क्या मतलब? क्या किया है कबीर ने? और कली ने सवाल कर लिया था। तुम्हें उसने कुछ नहीं बताया? इस बार चौंकने की बारी बुई की थी। नहीं बुई, आप बताइए ना, क्या बात है? कली ने खुद से उलझते हुए पूछा। दरअसल कुछ दिनों पहले भाई की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। एकदम से बीपी हाई हो गया था और दिल में भी कुछ तकलीफ हो गई थी। और उनकी तबीयत खराब देखकर मैं इतना परेशान हुई कि कबीर को फ़ोन करके बुला लिया और वो बच्चा फ़ौरन ही मेरा फ़ोन सुनकर चला आया। फिर वो भाई को न सिर्फ डॉक्टर के पास लेकर गया, बल्कि ज़रूरी टेस्टों के बाद उन्हें दवाएं दिलवाकर घर छोड़ कर गया। और फिर उस दिन के बाद से अपने काम में से वक्त निकालकर वो रोज़ाना उनकी तबीयत पता करने आता रहा है। ढेरों फल और उनकी ज़रूरत की पूरी चीज़ ज़रूरत के हिसाब से लेकर आता रहा है। हमारे मना करने पर मुंह फुलाकर नाराज़ हो जाता था। कहता था कि मैं इस घर का दामाद नहीं बल्कि बेटा हूँ। तो फिर आप लोग एक बेटे को उसके फ़र्ज़ को पूरा करने से क्यों रोक रहे हैं? और तो और कली, वो हमारे किचन में खड़े होकर खुद अपने हाथों से भाई को जूस बनाकर पिलाता रहा है। सच कली, उसके आने से दिल को इतनी ढांढस मिलती है कि बता नहीं सकते। तन्हाई का वो एहसास जो हर पल हमें घबराहट देता रहता था, वो कबीर के आने से बहुत कम हो जाता है। वो बोलते बोलते एक पल को चुप हुई थी, फिर एक गहरी सांस भरकर दोबारा बोली। तुम्हारी शादी से पहले जो डर हमारे दिलों में था कि ना जाने वो लोग कैसे निकलेंगे और तुम्हारी शादी के बाद हम लोग तन्हाई की आग में सुलगते रहेंगे, यकीन करो ये पूरा डर कबीर ने हमारे दिलों से निकाल दिया है। उसे देखकर हमें ये बिल्कुल महसूस नहीं होता कि हमारी कोई औलाद लड़का नहीं है, एक बेटा होने के पूरे फ़र्ज़ निभा रहा है। वरना भाई तो ख़राब तबीयत की वजह से बच्चों को ट्यूशन तक नहीं पढ़ा सकती। अगर कबीर ना होता तो डॉक्टरों की फ़ीस, उनकी दवाइयाँ और बाकी सब कुछ ना जाने कैसे होता। बोई धीरे धीरे पूरी सच्चाई से पर्दा उठाती जा रही थी और कली शॉक्ड बैठी ये सब सुनती जा रही थी। सवाल करने का उसमें हौसला नहीं हो रहा था। एक बात बताओ कली, क्या सच में तुम्हें किसी बात का पता नहीं? उसकी खामोशी महसूस करते हुए पारुल जी ने उससे सवाल किया। नहीं बुई, उन्होंने मुझसे बिल्कुल जिक्र नहीं किया। खाली खोखले से लहजे में उसने जवाब दिया। तो फिर तुम उसकी अच्छाई और अपनापन का इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि वो जो कुछ करता रहा है तुम पर एहसान करने या जताने के लिए नहीं करता रहा है, बल्कि दिल की मोहब्बत और तुम्हारी मोहब्बत की वजह से करता रहा है, उन्होंने दलील देते हुए कहा। क्या मतलब हुई? कली ने उलझ कर पूछा। मतलब ये है बेटा कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उससे जुड़ी हर चीज़, हर रिश्ता हमें अजीज़ और जान से प्यारा हो जाता है। और कबीर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, इसीलिए वो तुम्हारी तरह हमें भी बहुत खुश रखता है। और हाँ, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, इस अच्छे इंसान की हमेशा कद्र करना, कभी गलती से भी उसे दुख या तकलीफ मत देना बेटा। इस दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम हैं और कबीर की गिनती उन अच्छे लोगों में होती है। इसलिए बेटा इस अच्छे इंसान की हमेशा कद्र करना, उसे खोना मत। वो धीरे धीरे उसे ज़िंदगी की ऊंच नीच समझा रही थी। और एक बात और कली, जिस तरह प्यार, मोहब्बत और अपनेपन से वो हम लोगों के साथ पेश आता है, इसी तरह तुम्हें भी चाहिए कि तुम उसके हर एक फैमिली मेम्बर के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आओ। खास तौर पर कबीर के माँ बाप के साथ बहुत इज्जत से पेश आया करो। समझ रही हो ना तुम मेरी बात? उन्होंने उसे सोचों में गुम देखकर पूछा। जी बुई, कली ने एक गहरी सुकून भरी सांस भरते हुए जवाब दिया। लाइए बुई, सब्जी मैं बना देती हूँ, आप तब तक रायता बना लें। कली ने खुद को सोचों से छुटकारा पाते हुए कहा और फिर उनके ना करने के बावजूद काम में उनका हाथ बटाने लगी। अजीब समझ से बाहर का आदमी है ये। मेरी इतनी नफरत करने के बावजूद जवाब में मुझसे और मेरे घर वालों से नफरत करने की बजाय उनसे इतनी मोहब्बत और अपनेपन से पेश आता है, जैसे उन लोगों से उसका बहुत करीबी और गहरा रिश्ता हो। उस दिन मॉम के सामने ये शख्स जिस तरह मेरा फेवर कर रहा था, उस पर मुझे बहुत हैरानी हुई थी। और आज तो जो कुछ बुई ने मुझे बताया है उसे सुनकर तो मुझे सच में ये शौक लगा है। इस आदमी के और न जाने कितने रूप होंगे। इसका असली रूप वो है जो शादी से पहले देख चुकी थी, या ये है जो शादी के बाद में देख रही हूँ। अब कबीर और अपने कमरे के सोफे पर उसके पास बैठी कली सोच रही थी। कमरे में इकलौता सोफा कम बेड था जिस पर अब कली सोती आ रही थी, मगर आज उसी सोफे पर बैठी वो कोई किताब पढ़ रही थी जब कबीर ने सोफे पर बैठने की इजाज़त लेकर टीवी ऑन किया था। ऐसा पहली बार हुआ था, इसीलिए कली उसे मना नहीं कर सकी। उस वक्त से वो किताब कम और कबीर को ज़्यादा पढ़ रही थी। ज़्यादातर वो कमरे में टीवी बहुत कम देखते था, क्योंकि जिस तरफ टीवी रखा गया था वो सिर्फ सोफे पर ही बैठकर देखा जाता था। दूसरा कमरे की चार दीवारी में कबीर ज़्यादातर अपने काम से ही काम रखता था।
बिना वजह कली को तंग या परेशान नहीं करता था, और शायद यही वजह थी कि कली उसे सोफे पर बैठने से मना नहीं कर सकी थी। ये आदमी अगर शोबिज़ में चला जाए तो हर तरफ तहलका मचा देगा, खासतौर से फिल्म इंडस्ट्री के सारे हीरोज़ की छुट्टी हो जाएगी। गॉड ने शायद बहुत फुर्सत से बनाया है इसे। भगवान भी ना जिसे देने पर आता है बहुत दरिया दिली से देता है, जैसे कि इस आदमी को ढूंढने से भी शादी में कोई कमी नहीं मिलती। ऊंचा लंबा कद, चौड़ा वजूद, लाल और सफ़ेद रंगत जो कि थोड़े से गुस्से पर और लाल हो जाती है। बड़ी बड़ी पलकों वाली आंखें, लंबी खड़ी नाक और घनी मूंछों तले भरे भरे लाल होंठ। वाह मेरे दाता, इस आदमी को हुस्न की दौलत से मालामाल किया है तूने। शायद इसीलिए यूनिवर्सिटी की सभी लड़कियां इस पर फिदा थी। मगर ये आदमी, किताब सामने रखे वो टकटकी बातें बड़ी गहराई से अपने से कुछ दूरी पर बैठे कबीर को आज पहली बार इतनी गौर से देख रही थी और सोच रही थी, नज़र लगाने का इरादा है क्या? कबीर जो कि काफ़ी देर से उसकी नज़रों की तपिश खुद पर महसूस कर रहा था, आखिरकार टोकते हुए बोला। तब अपनी चोरी पकड़ी जाने पर वो झेप सी गई, तुम्हारा किताब पर झुक गई। अगर अपनी किताब और टीवी पर चलती न्यूज़ अपडेट से बोर हो रही हो तो मैं फिल्म लगा लेता हूँ। कबीर शरारत से मुस्कुराहट टबों पर सजाया पूरी तरह उसकी तरफ देख रहा था और अगले ही पल फिल्म वाला चैनल लगा लिया। जी नहीं, मुझे फिल्म देखने का कोई शौक नहीं है, कली ने किताब पर से पल पल की नज़रें उठाकर कहा था और फिर दोबारा अपनी किताब पर नज़रें जमा दी। पहली तो उसे फिल्म देखने का कोई शौक था नहीं, दूसरा कबीर के सामने फिल्म देखने का मतलब था कबीर रायचंद की गहरी नज़रों का सामना करना, और ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। अच्छा, तो फिर टीवी का कौन सा चैनल बहुत शौक से देखती हूँ? कबीर ने बहुत नरमी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा था। ये पहली बार था कि कमरे में इस तरह सलूक भरे अंदाज में एक दूसरे से बात कर रहे थे। मुझे टीवी पर कुकिंग शोज़ देखने में मज़ा आता है, ख़ास तौर पर जब मैं वो रेसिपीज़ खुद ट्राई करती हूँ। कली बहुत जल्दी में जवाब दे गई, मगर बात के आखिर में एकदम से सकपक आ गई। अनजाने में वो ये क्या कह बैठी थी। अच्छा, तो फिर तुमने मॉम से ये क्यों कहा कि तुम्हें कुकिंग से कोई दिलचस्पी नहीं? उसके जवाब पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट होंठों पर सजाए वो बड़ी दिलचस्पी से उसे देखते हुए पूछ रहा था, जिस पर कली बुरी तरह हड़बड़ा गई। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, इसीलिए मैं अब सोना चाहती हूँ। अपनी छेप मिटाने की खातिर किताब बंद करते हुए उसने कहा। मतलब साफ था कि अब टीवी बंद करो और अपने बेड पर दफा हो जाओ, और उसका मतलब समझते हुए ही कबीर ने उससे कहा, तुम्हें अगर नींद आ रही है तो तुम जाकर बेड पर सो जाओ। कबीर ने कंधे उचकाते हुए कहा। क्या मतलब आपका? गुस्से से मुठ्ठियां भींचते हुए उसने कहा। मतलब ये कि आज मुझे नींद नहीं आ रही, मैं कुछ देर तक टीवी देखना चाहता हूँ, जब नींद आ जाएगी तो सो जाऊँगा, इसीलिए आज तुम मेरे बेड पर सो जाओ। कबीर ने खुलकर अपना मतलब बताया, जिस पर वो एकदम उलझन में आ गई। कली जी, गुजरे 2 ढाई माह में इतना तो तुम जान ही गई होंगी कि मैं इतने कमज़ोर अस्तित्व का इंसान नहीं हूँ। अगर मैं वजूद के घोड़े पर सवारी करता आज तुम मेरी विवाहिता नहीं बल्कि बीवी होती। इसीलिए जाओ, बेफिक्री से बेड पर जाकर सो जाओ। उसकी आंखों में आंखें डाले एक एक बात पर जोर देते हुए कबीर ने कहा, और फिर सोफे पर टांगे फैलाकर आराम से लेट गया और अपना पूरा ध्यान टीवी पर चलती फिल्म पर कर दिया। कली कुछ देर तक उलझन में खड़ी दूर से उलझती रही और फिर कुछ सोचकर बेड की तरफ बढ़ गई। सिर्फ मैं ही क्यों? अच्छा है, उसे भी सोफे पर सोने का मज़ा लेना चाहिए। 2 माह पहले ये ख्याल नहीं आ सकता था कि तुम बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊँगा। अजीब लॉजिक है इस आदमी की, मेरी समझ से तो बाहर है ये आदमी। और बुई कहती है कि तुम उनका दिल ना दुखाना, कोई तकलीफ ना देना उसे, वो तुम्हारा हमदर्द हमसाया है और ना जाने क्या कुछ। बेड के कोने पर सिमट कर लेटी वो दिल ही दिल में सोचे जा रही थी। ना जाने क्या बात थी कि कभी इस हरकत पर उसे गुस्सा नहीं आया था। शायद यही वजह थी कि नफरत वो गुस्से की वो बर्फ जो उसके दिल पर जमी हुई थी वो पारुल जी की बातों से पिघलना शुरू हो गई थी, और फिर इन्हीं सोचों में गुम ना जाने कब वो नींद की वादियों में उतर गई उसे पता ही नहीं चला। कबीर जब टीवी बंद करके खड़ा हुआ तो उसका एक हाथ लटका देखकर अचानक उसके करीब आया। एक बाजू सीने पर रखे वो बहुत सुकून मगर बेखबर नींद सो रही थी। बड़ी बड़ी झील जैसी आंखों पर लंबी काली पलकें उसके चेहरे की मासूमियत में बहुत इजाफा किए हुए थी। बालों की कई आवारा लटें उसकी चोटी से निकलकर चेहरे को छू रही थी। हुस्न बेखबर सुकून से सो रहा था और इस बेखबर हुस्न ने कबीर के दिल में कयामत मचा दी थी। सीने की चारदीवारी में कैद कबीर का दिल बुरी तरह से अंगड़ाई लेकर जागा, और फिर उस दिल में मचलती ख्वाहिशों ने उसे बुरी तरह बेचैन करके रख डाला। इस वक्त अपने नाजुक सी कली के वजूद को खुद में समेटने की ख्वाहिश अंगड़ाई ले जागी थी। कुएं के पास खड़े होकर अपनी प्यास पर काबू रखना कितना मुश्किल काम था, ये कोई उस वक्त कबीर से पूछता। खुद पर रोक लगाता वो झुका और कली का नीचे लटकता हाथ उठाकर सीने पर रखने के बाद खुद झुककर हल्के से अपने हाथ की पहली मोहर उसके माथे पर लगा दी और फिर उसी खामोशी से कमरे से बाहर निकला।
सोफे जैसे तंग जगह पर सोने की बजाय बेड पर ठीक से लेटने की वजह से वो आज बहुत बेखबर और सुकून की नींद सो रही थी। और उसकी ये बेखबरी कबीर जैसे भरपूर मर्द की मर्दानगी के लिए चैलेंज बन गई थी। वो खुद पर बहुत बर्दाश्त करता बाहर टेरेस पर टहल रहा था। तमाम धार्मिक और कानूनी अधिकार रखने के बावजूद वो एक अनदेखी आग में सुलग रहा था। पूरी रात उसने बेचैनी में कभी कमरे तो कभी टेरेस टहलते हुए गुजारी। अगले दिन वो किचन में खड़ी मटर बिरयानी तैयार कर रही थी जब आशा रायचंद किसी काम से किचन में आई और कली को मटर बिरयानी बनाते देखकर उन्हें हैरानी का तेज झटका लगा। कुछ चाहिए मॉम आपको? उन्हें अपनी तरफ देखता पाकर कली ने बहुत नरमी से पूछा। हाँ, एक कप चाय चाहिए थी। लेकिन तुम आज किचन में क्या कर रही हो? उन्होंने जवाब देने के साथ ही सवाल पूछा। दोपहर के खाने के लिए मटर बिरयानी बना रही हूँ। फिर भी अगर आप कुछ और बनवाना चाहें तो बता दीजिए, मैं वही बना लूँगी। धीमे लहजे में जवाब देते हुए कली ने उनसे उनकी राय भी पूछी। इस तरह सुलझे हुए अंदाज में किचन की जिम्मेदारी संभालते देखकर आशा रायचंद को बहुत खुशी हुई। वैसे तो मटर बिरयानी भी ठीक है, मगर बेटा, नई नवेली दुल्हन को सबसे पहले मीठे में कुछ बनाना चाहिए। इसीलिए अगर तुम आज साथ में खीर वगैरह बना लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी तुम जो बनाना चाहो वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। आज तुम्हारा पहला दिन है, इसीलिए तुम्हारी मदद के लिए शिखा को भेज देती हूँ। उन्होंने मोहब्बत भरी नरमी से उसे समझाया। दरअसल मॉम, शिखा भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने ही उन्हें आराम करने को कहा है। आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ कर लूँगी। मैं ऐसा करती हूँ, पहले खीर पकने रख देती हूँ, फिर बाद में बिरयानी पका लूँगी। कली ने काम का तरीका बताते हुए कहा और फिर आशा रायचंद के लिए चाय बनाने लगी। चाय बनाकर उनके कमरे में देकर आने के बाद उसने सबसे पहले गैस पर खीर पकने रख दी थी। साथ ही बिरयानी का मसाला भी तैयार कर लिया था और खीर देखने के साथ साथ रायता और सलाद भी बना लिया था। ये सब कुछ बहुत माहिराना अंदाज में कर रही थी। देखने वाला कोई भी उसे इस तरह काम करता देख ये नहीं कह सकता था कि वो पहली बार किचन में काम कर रही है। पूरा खाना तैयार करने के बाद शिखा और कली दोनों ने मिलकर टेबल पर खाना लगाया। इत्तेफाक से कपिल रायचंद और शेखर भी आज दोपहर के खाने पर मौजूद थे। क्या बात है मॉम, आज खाने की खुशबू और टेस्ट बिल्कुल अलग लग रहा है। लगता है आपने रसोइया रखने वाली मेरी राय मान ली है। कबीर ने खाना खाते हुए अंदाज़ा लगा कर कहा। मेरी बहुओं के आगे कुक क्या अहमियत रखती हैं, जो मैं कुक रखूंगी? आशा रायचंद ने बारी बारी अपनी दोनों बहुओं को मोहब्बत से देखते हुए जवाब दिया और उनके बहुओं कहने पर कबीर ने चौंक कर अचानक अपने बराबर बैठी कली को देखा। देवर जी, आज खाना मेरी देवरानी ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाया है, इसीलिए इसकी खुशबू और टेस्ट तो अलग होगा ही। शिखा ने भी उनकी बातचीत में हिस्सा लेते हुए कहा और फिर बारी बारी सबने कली के बनाए गए खाने की तारीफ की। फिर सबके खाना खाने के बाद आशा रायचंद ने कली को अपने पास बुलाया और उसके माथे को चूम लेने के बाद अपनी कलाई से सोने का जड़ाऊ कंगन उतारकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो बेटा, तुम्हारा इनाम है, उन्होंने मोहब्बत से कहा। नहीं मॉम, इसकी क्या ज़रूरत है? कली ने कंगन की तरफ हाथ बढ़ाए बगैर कहा। ज़रूरत क्यों नहीं है बेटा, ये मेरे पास तुम्हारी अमानत थी। जब मैंने पहली बार इस घर में खाना बनाया था तो मेरी सास ने ये कंगन तोहफे के तौर पर मुझे दिए थे और कहा था कि ये कंगन हमारे ख़ानदानी कंगन है और जब वही कंगन अपनी दोनों बहुओं को देना मेरा फ़र्ज़ था। इसीलिए शिखा ने जब घरदारी संभालने की बात शुरू की, एक कंगन मैंने उसे दिया था और दूसरा कंगन तुम्हारे लिए आज के दिन के लिए मैंने संभाल कर रख लिया था। इसीलिए मेरी तरफ से ये तुम तोहफा समझ कर रख लो। आशा रायचंद ने वो कंगन कली की कलाई में डालते हुए डिटेल से जवाब दिया था। थैंक यू। वो जैसे ही कमरे में आई कबीर ने एहसान जताते हुए कहा। वो क्यों? कली ने उलझन कर पूछा। मॉम की ख्वाहिश की इज्जत करने का, उसने जवाब दिया। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं इतनी खुदगर्ज हूँ? जब आप मेरे माँ बाप का ख्याल रख सकते हैं तो फिर आपके पेरेंट्स की ख्वाहिश की इज्जत करने में मुझे कोई एतराज़ हो सकता है क्या? कली ने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर कोल्ड क्रीम का मसाज करते हुए कहा। मैं खुद पर आपका कोई कर्ज नहीं रखना चाहती और जो आप मेरे पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं वो सब कुछ मुझ पर कर्ज है और इस कर्ज को उतारने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ, क्योंकि जाने से पहले मैं आपके पूरे कर्ज उतार देना चाहती हूँ। कहाँ जाने से पहले? मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं। कबीर ने उठकर उसके करीब जाते हुए हैरानी से पूछा। ये तो तय है कि मुझे इस घर में आखिर में एक न एक दिन चले ही जाना है, लेकिन कब, इसका फैसला वक्त करेगा। कबीर की तरफ मुड़ते हुए उसने दो टूक अंदाज में कहा। लेकिन क्यों? तुम्हें यहाँ कोई? उसके जवाब पर कबीर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कर लिया हो और उसे कंधों से थामते हुए घबरा कर बोला। मैं यहाँ अपनी मर्जी और खुशी से नहीं आई थी, बल्कि आपने अपने झूठ और फरेब से मुझे ट्रैप किया था। उन हालात में आपसे शादी करना मेरी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि मैं अपने बाबा को कोई दुख नहीं देना चाहती थी। मगर इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं आपके जाल में फंस गई हूँ तो आपकी प्रॉपर्टी बन गई हूँ। उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कली ने कहा।
मेरा यकीन करो कली, वो जो कुछ भी मैंने किया था सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में मजबूर होकर किया था, और इस सब का मुझे आज तक अफसोस है। आपका अफसोस? अब आपके अफसोस से क्या हो सकता है? मेरी पूरी जिंदगी तो दांव पर लग गई है ना। कली ने कड़वाहट से जवाब दिया। सिर्फ एक बार बैठकर तसल्ली से मेरी बात सुन लो, फिर उसके बाद तुम जो भी फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा। कबीर ने उसी तरह उसे कंधों से थाम कर बेड पर बिठाते हुए कहा। तब कूदती हुई वो मजबूरन बैठ गई। फिर वो खुद भी उसके करीब बैठ गया। कली, यूनिवर्सिटी में जब तुम्हें पहली बार देखा था तब उसी दिन तुम्हारी मोहब्बत का बीज दिल की सरजमीन पर गिर गया था। फिर गुजरते वक्त के साथ साथ मेरे दिल की शिद्दतों में इजाफा होता चला गया। दिल हर पल तुम्हारी महफिल की तमन्ना करता तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सोचों से आबाद रहने लगा। मगर तुम मुझसे बहुत दूर रहती थी। मुझसे ही क्या, बल्कि तुम तो यूनिवर्सिटी के सब लड़कों से एक फासला रख कर मिलती थी। तुम्हारा मुझे नज़रअंदाज किया जाना दिल ही दिल में चुभता था। मैं जितना तुम्हारे करीब जाने की कोशिश करता तुम उतना ही फासले बढ़ा देती थी। मैं अपनी मोहब्बत का इजहार तुमसे करने के लिए बहुत बेचैन था, मगर तुम मुझसे बात करने का मौका नहीं देती थी। फिर तुम खुद बताओ, उन हालातों में मैं क्या करता? यूनिवर्सिटी के सालाना डिबेट के मौके पर मैंने तुम्हारे ढेरों फ़ोटो बनाई थी। इसके अलावा भी अक्सर तुम्हें ज़रा भी महसूस किए बिना मैं तुम्हें अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लेता था और फिर मेमोरी कार्ड के ज़रिए अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेता था। सोचता था कि जब हमारी शादी हो जाएगी तब ये पूरी फ़ोटोज़ तुम्हें दिखाकर अपनी पल पल की फीलिंग्स तुमसे शेयर करूँगा और तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊँगा। कभी बोलते बोलते एक पल को रुका, फिर गहरी भरपूर नज़र उस पर डालकर दोबारा शुरू हो गया। तुमसे इजहार करने के सिलसिले में नाकामी हासिल करने के बाद मैंने इस सिलसिले में उस वक्त रास्ते का चुनाव कर लिया जो मुझे इज्जत भरे तरीके से तुम तक पहुंचा सकता था। मॉम और बाबा को राज़ी करके तुम्हारे घर बेचने के बाद मैं निश्चिंत हो गया कि मेरी मोहब्बत की शिद्दतें आखिर में एक न एक दिन तुम्हें हासिल कर लेंगी। मगर दूसरी तरफ इनकार होने की वजह से मैं अपसेट हो गया और अपनी ख्वाहिश और खुशी के लिए मैंने जिद करके मॉम और बाबा को दोबारा तुम्हारे घर भेजा। मगर इस बार भी वही नतीजा निकला। दूसरे इनकार ने मुझे नए सिरे से बेचैन और परेशान कर डाला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। यूनिवर्सिटी में तुमसे बात करने की कोशिश करता था तो तुम बात सुनने से इनकार कर देती थी। मैं हर बार के इस इनकार की वजह जानना चाहता था, मगर तुम खुद तक आने वाली मेरी हर राह बंद कर देती थी। फिर इन सब हालात से तंग आकर एक दिन मैंने तुम्हारी दोस्त शिवानी से बात करने की ठान ली, क्योंकि मैं तुम्हारी इंगेजमेंट या फिर इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहता था। और जब शिवानी ने तुम्हारे दिलो दिमाग की पूरी सोचें मुझे बता दी, वो बोलते बोलते रुका। कैसे सोचे? कली ने चौंकते हुए पूछा। यही कि तुम मर्दों से इतनी नफरत करती हो, और नफरत की इस वजह से तुम पीछे तुम्हारी बुई और दीदी के हस्बैंड थे। उनके पतियों की खुदगर्जियाँ और जुल्म थे। और तब मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ उन मर्दों की वजह से तुम दुनिया के बाकी सब मर्दों को कठोर, नीच, खुदगर्ज और जालिम होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। तुम्हारी आंखों पर नफरत की ये पट्टी इतनी मजबूती से बंधी हुई थी कि तुम्हें मुझ जैसे मर्दों की अच्छाइयाँ नजर ही नहीं आ सकती थी। इसीलिए मैंने और शिवानी ने मिलकर तुम्हें हासिल करने के लिए एक प्लान बनाया था, और फिर हमारी सोच के मुताबिक तुम हमारे इस प्लान का शिकार हो गई। हम दोनों ने सोचा था कि शादी के बाद मैं और शिवानी तुम्हें पूरी सच्चाई बता देंगे, मगर इत्तेफाक से हमारी शादी के अगले ही दिन शिवानी को अपने बाबा के साथ सिंगापुर जाना पड़ा और रह गया मैं। तो मेरी कोई बात तुम सुनने के लिए तैयार थी नहीं। उन सब हालात पे तुम्हारी नाराज़गी, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल सही था। मगर कली, भगवान जानता है कि ये सब कुछ मैंने बहुत मजबूरी में किया था। आखिर मैं बस इतना कहूँगा कि तुम्हें हासिल करने के लिए मेरा तरीका गलत ज़रूर था, मगर इन सब में मेरी गलत इरादे और ख़राब नीयत का कोई इरादा नहीं था। मोहब्बत करना और मोहब्बत को हासिल करना, ये जुर्म मैंने किया है। अब तुम इसकी जो भी सज़ा मुझे देना चाहो मुझे मंजूर है। कबीर ने दोनों हाथों में उसका चेहरा लेते हुए आखिरी बात कही और फिर उठकर सोफे की तरफ बढ़ गया। और वो जो बहुत खामोशी से ये सब कुछ सुन रही थी, जैसे किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। कबीर के उठ जाने का एकदम होश आया कि दुनिया में वापस आई और फिर चुपचाप कमरे से निकल गई। अगले दिन। क्या हमला? कबीर! वो मॉम के कमरे में बैठी उनसे आज के मेन्यू के बारे में पूछने आई थी, जब अचानक आने वाले फ़ोन ने आशा रायचंद के साथ साथ कली की जान निकाल दी। आशा रायचंद अचानक कबीर का नाम लेकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, जबकि कली की हालत भी उनसे कुछ अलग न थी। उसका दिल बुरी तरह तड़प उठा। किसका फ़ोन था मॉम? कुछ तो बताइए। कली ने खुद को संभालते हुए बहुत मुश्किल से पूछा। सीने की चार दीवारी में कैद दिल बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। कबीर के दोस्त का फ़ोन था। हाय, मेरा बच्चा ना जाने किस हाल में होगा, कोई पता करो उसका, उन्होंने दुहाई देते हुए कहा। इस बीच में शिखा भी वहां चली आई। ये खबर सुनकर उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। शिखा, तुम अपने बाबा या शेखर को फ़ोन करो, वो पता करेंगे कि मेरा बेटा किस हाल में है। वो ठीक तो है ना मॉम? कली ने सफ़ेद पड़े चेहरे से लड़खड़ाती ज़बान में उनसे पूछा।
तुम परेशान मत हो बेटा, देखना वो बिल्कुल ठीक होगा। शिखा गई है ना तुम्हारे पापा और शिखर को फ़ोन करने। तेज़ी से उसके आंसू बहते देखकर आशा रायचंद ने उसे सीने से लगाते हुए दिलासा दिया। कली को पता ही ना चला कब खामोशी से आंसू उसकी पलकों की बाढ़ तोड़कर उसकी कमीज़ के दामन में सूख गए थे। उसे खुद पर बस ना रहा। कली की घबराहट और बेचैनी से गुजरते हर पल के साथ इजाफा हो रहा था। दिल अनजाने डर और खौफ का घर बन चुका था। दिल में जो नफरत की जगह थी वो फिक्रमंदी और घबराहट ने ले ली थी। उसके जिस्म का रुआ रुआ अपने ईश्वर से उसके ठीक होने की दुआ कर रहा था। दिल में छाई बदगुमानी की धूल तो जाने कब की छट चुकी थी और उसकी जगह दिल में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो चुका था। 3 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था मगर अभी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं आई थी। बेजान होता वजूद लिए वो सोफे पर बैठी लगातार कबीर के लिए दुआ किए जा रही थी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगी। कबीर तुम वापस क्यों नहीं आ जाते, मैं कैसे रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। उसने जोर से आंख बंद करते हुए सोचा। आंसू लगातार गालों पर बह रहे थे। न जाने कितना वक्त उसे इसी तरह बीत जाता कि आखिर दरवाज़ा खुला और आखिर उसने आने वाले शख्स को देखकर कली खुद पर काबू न रख सकी। तेजी से भागकर उसके सीने से लग गई। कबीर, आप ठीक तो है ना? वो कबीर के चौड़े सीने में मुंह छुपाए बुरी तरह रोते हुए पूछ रही थी। दूसरी तरफ अचानक आने वाली इस आफत पर जहाँ कबीर परेशान खड़ा था, वहीं कली के एकदम सीने से लग जाने पर दिल खुद ब खुद एक अनजानी लय पर झूम उठा था, जिसको पाने को छूने को महसूस करने के लिए वो पल पल तरसता था, बेचैन रहता था। अब वो नज़दीकी खुद उसके सीने से लगी उसे राहत पहुंचा रही थी। बोलिए कबीर, किसने किया था आप पे हमला? आपको ज़्यादा चोटें तो नहीं आई? उसके सीने से सर उठाए वो अब उसके चेहरे और बाजुओं पर बेहद बेकरारी और फिक्रमंदी से हाथ फेरते हुए पूछ रही थी। खालिस बीवियों वाला अंदाज था ये जिसने कबीर की रूह तक को मदहोश कर दिया था। हाँ मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस आदमी को तुम जैसी मोहब्बत और दुआएं करने वाली बीवी हो उसे कुछ भी नहीं हो सकता। कबीर ने दोनों बाजुओं के घेरे में उसके वजूद को जकड़ते हुए मोहब्बत भरी शरारत से कहा। और यही वक्त था जब कली को अचानक से अपनी पोजीशन और बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। तभी कसमुसाकर कली ने कबीर की पकड़ से निकलना चाहा। अब और नहीं, बहुत दूर रह ली तुम मुझसे। इससे ज़्यादा तुम्हारी दूरी बर्दाश्त करने की मुझ में और हिम्मत नहीं है। कबीर ने पकड़ के घेरे को और मजबूत करते हुए भरपूर शरारत से कहा और फिर उसे उसी तरह अपने सीने से लगाए बेड के करीब चला गया। मुझे तुमसे बहुत से हिसाब किताब करने हैं मगर पहले मुझे तुम्हारी कन्फ्यूजन दूर करनी है, इसलिए यहाँ बैठो। उसने कली को कंधों से थाम कर बिठाते हुए कहा और फिर खुद भी उसके पास बैठते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला। दरअसल आज जब मैं घर से निकला तो राजीव भी मेरे साथ था। उसे मेरी गाड़ी की ज़रूरत थी, इसीलिए मुझे मार्केट में उतार कर खुद मेरी गाड़ी लेकर चला गया और फिर ना जाने कैसे कुछ बदमाशों ने लूटने के लिए उस पर हमला कर दिया। लेकिन पुलिस ऊंची जगह पर वक्त पर पहुंच गई, जिससे राजीव को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। इसी बीच हमारे एक दोस्त नीरज ने मुझे मेरे नंबर पर कॉल की। मैं फ़ोन गाड़ी में ही भूल गया था तो पुलिस ने उसकी कॉल पिक कर ली और नीरज के थ्रू ये खबर तुम लोगों तक पहुँच गई। दूसरी तरफ पुलिस ने राजीव को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद बाकी कार्रवाई के बीच मेरा फ़ोन बंद कर दिया और जब पापा ने मेरे नंबर पर कॉल करने की कोशिश की तो मेरा नंबर बंद देखकर वो भी परेशान हो गए। और फिर किस तरह हम लोगों का कांटेक्ट हुआ तो ये लंबी दास्तान, इसीलिए इस दास्तान को इस वक्त यहीं ख़त्म कर दो। कबीर ने पूरी कहानी सुनाते हुए कहा। मुझे बहुत अफसोस है स्वीट हार्ट कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ सहनी पड़ी, मगर साथ साथ ये खुशी भी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर ये सब कुछ ना हुआ होता तो तुम्हारी भरपूर मोहब्बत का या जज्बात का इजहार ना देख पाता। कबीर ने एक हाथ से उसका चेहरा उठाते हुए शरारत भरी गुस्ताखी से कहा। वो मैं मॉम मुझे बुला रहे हैं कबीर। कबीर के जोश भरी शरारत नज़रों से बचने की खातिर कली ने झटके से उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाने जाकर बहाना बनाया। आज नहीं, आज तो बहुत से पिछले हिसाब किताब चुकता करना है। कबीर ने उसका हाथ पकड़कर दोबारा से उसे अपने पास बिठाते हुए कहा। मैं जानता था कली कि मेरी इश्क की शिद्दतें आखिरकार एक न एक दिन तुम्हें अपना मनवा लेंगी और आज मेरा यकीन जीत गया। मोहब्बत में तुम्हारी ये बेचैनी, ये तड़प मेरे रोम रोम में नशा भर गई है। जी नहीं, वो सब तो बस परेशानी में। मेरी जान, मोहब्बत अपने होने का एहसास खुद करवाती है। तुम्हारे चेहरे की लाली, इन घनी पलकों की कपकपाहट और इन खूबसूरत होंठों की कपकपाहट तुम्हारे दिल के सारे राज मुझ पर खोल रही हैं। फिर स्वीट हार्ट, मुझसे कैसा पर्दा? एक हाथ से उसका चेहरा ऊपर की और दूसरे से उसके होठों को और आंखों को छूता वो अपने भारी गंभीर लहजे में कह रहा था। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, कली ने उसकी शिद्दतों पर परेशान होते हुए कहा। कबीर की नज़दीकी उसको बेहद बेचैन कर रही थी। मेरी जान,
तुम्हारे तमाम रास्ते मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही जाते हैं, इसीलिए ये दूरी बेमानी है। कबीर ने झटके से हाथ पकड़ कर उसे अपने सीने से लगाते हुए शोखी से कहा, और फिर प्यार से अनोखे खेल की शुरुआत हो गई। तौबा मेरी तौबा, ये अपनी हालत ना मैंने करनी थी। तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत ना करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। ये थी कबीर कली की प्यारी सी कहानी, कैसा ये इश्क है। मिलते हैं एक और अच्छी सी प्यारी सी मज़ेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।